नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका दोबारा। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट का पार्ट वन। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे वाह, आज तो थंबनेल वाली शर्ट पहन ली मैंने, है ना भाई? सेम टू सेम। चलो भाई शुरू करते हैं। हाँ भाई, कॉस्ट क्या मतलब होता है इसका? कॉस्ट पैसा, लागत, है ना? ये फिर हैंग हो गया, एकदम से होगा डर 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 डर। अब मैं यहाँ भी चलाऊंगा, ऐसे सांप बन जाएगा, देखना। ओए, बन गया सांप, है ना? रेड लेंगे, थोड़ा सा इसको कम करेंगे। हाँ भाई, कॉस्ट मतलब क्या होता है? लागत, कि कितनी लागत लगी। व्हाट्स द कॉस्ट, हिंदी में बोले तो लागत, है ना? कितनी कॉस्ट लगी एक सामान को बनाने में, कितनी कॉस्ट लगी एक सर्विस को तैयार करने में, है ना? अब भाई गुड्स में ही थोड़ी कॉस्ट लगती है कि हाँ भाई ये दुकान कितने में बनी है, बिल्डिंग कितने में बनी। अब मान लो आपकी मोबाइल सर्विसेज है, मोबाइल डेटा है, और भी कितने सॉफ्टवेयर है, सर्विस प्रोवाइडर्स ही तो है ना वो। तो उनको भी तो पैसा चाहिए कहीं ना कहीं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को, प्रोग्राम डेवलपर्स को, ठीक है, कोडिंग वालों को, जावास्क्रिप्ट वालों को, बहुत कितनों लोगों को कॉस्ट चाहिए होती है ना। तो कॉस्ट तो सर्विसेज में भी लगती है, कॉस्ट गुड्स में भी लगती है, ठीक है? तो ये याद रखना, कॉस्ट गुड्स में भी लगती है और कॉस्ट सर्विसेज में भी लगती है ना भाई? ये तो हो गई आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब क्लास 11th की माइक्रो के हिसाब से पढ़ते हैं भाई। कॉस्ट मतलब वैसे तो कॉस्ट ये जनरल चीज़ ही है, पर अब देख रहे हैं हमें कहाँ तक सीमित है ये कॉस्ट, क्या होती है कॉस्ट। आइए पता करते हैं कॉस्ट। इन इकोनॉमिक्स, कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना हुआ है हमारा भाई ऑन इनपुट्स। इनपुट्स याद है कुछ? इनपुट्स कौन से थे? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, दीज वर अवर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिनको हम क्या बोलते हैं? इनपुट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना? ये याद है ना? इस कॉस्ट को क्या बोलते हैं जो इनपुट्स पे लगती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है? एंड द इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर्स। इम्प्यूटेड वैल्यू कौन कौन सी होती है हमारी? जैसे जो हमारा खुद का ही खर्चा होता है और हमें ही नहीं पता होता कि हम वो खर्चा खर्चा कर भी रहे। मान लो हम अपने घर पे ही रह रहे हैं, तो एक तरह से रेंट भी तो, अगर हम उसको कहीं चढ़ाते, मान लो जिस घर में मैं अभी रह रहा हूँ, मैं उसको अगर कहीं रेंट पे चढ़ाऊँ तो मुझे रेंट मिलेगा, लीज पे, है ना? मैं अपने ही घर में रह रहा हूँ तो मैं अपने आप को ही एक तरह से रेंट दे रहा हूँ उस घर का, चाहे वो घर मेरा ही है। तो रेंट, रेंट ऑन ओन प्रॉपर्टी। अब भाई मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ खुद से ही, ठीक है? अभी मैं किसी इंस्टीट्यूट या कोचिंग के अंडर काम नहीं कर रहा, या स्कूल के अंडर काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, पर ऐसा थोड़ी कि मैं सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये जो काम कर रहा हूँ इस चीज़ के, अगर मैं बाहर पढ़ाता तो मैं पैसे चार्ज करता। तो वो पैसे चार्ज मैं एक तरह से अब खुद के लिए ही कर रहा हूँ, और वो मैं खुद को ही दे रहा हूँ, ठीक है? जैसे टीचिंग बाय योर ओन, है ना? ये भी हमारी इम्प्यूटेड हो गई। तो ये चीज़ें होती है हमारी इम्प्यूटेड वैल्यू, ठीक है? समझ में आ गया? जो खुद पे ही खर्च होती है और खुद ही कमाई जाती है खुद से, जो हमें खुद ही नहीं पता होता। वाह, ये लिख लेना भाई हिंदी में कहीं, ठीक है? तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? इट इज द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स और पेमेंट मेड टू आउटसाइडर्स। पेमेंट मेड टू आउटसाइडर्स कौन से? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फॉर हायरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज, ठीक है, ठीक है? फैक्टर सर्विसेज क्या होती है एंटरप्रेन्योर की? कि वो दिमाग लगाता है। लैंड की क्या होती है? वो स्पेस देती है, ठीक है? लेबर क्या होता है? वो हार्ड वर्क करती है, मेहनत करती है, ठीक है? एग्जांपल, वेजेस किसको दिए जाते हैं? एम्प्लॉयज़ को या लेबर को। रेंट किसको दिया जाता है? हायर्ड प्रीमाइसेस, मतलब कैपिटल पे, ठीक है? लैंड पे, सॉरी। पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल्स होता है हमारा, ठीक है? कि रॉ मटेरियल जो आता है, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, ये वो, ठीक है? तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट अभी मैंने बताया, ठीक है? इट इज द एस्टिमेटेड ऑफ द इनपुट्स सप्लाइड बाय द ओनर्स इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट वही होता है कि जो भाई एंटरप्रेन्योर कमाता है, वो खुद के लिए तो कमा रहा है, किसी और के लिए थोड़ी कमा रहा है, तो वो प्रॉफिट भी तो गिना जाएगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, की जो हमने कैपिटल लगाई है बिजनेस में, मान लो 1000 करोड़ लगाई है, उसमें से हमें इंटरेस्ट, अगर हम 1000 करोड़ को कहीं और लगाते हो तो हमें इंटरेस्ट मान लो मिल जाता 10 करोड़,
पर ये कैपिटल ही हमारी है तो इंटरेस्ट भी तो हमारा ही हो गया, है ना। रेंट फॉर ओन लैंड, सैलरी फॉर द सर्विसेज। अब ये, हाँ मैं यही आपको बता रहा था कि अगर मैं इकोनॉमिक्स किसी स्कूल में पढ़ाऊंगा तो मुझे सैलरी तो मिलेगी ना, पर मैं क्या अभी अपने खुद के यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सैलरी नहीं मिलेगी। ये पेमेंट मैं एक तरह से खुद ही अपने आप को दे रहा हूँ फॉर माई ओन सर्विसेज, ठीक है। समझ में आ गया इतना कॉस्ट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब भाई कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? कुछ नहीं होता। कॉस्ट किसी भी चीज़ के आगे आप फंक्शन लगा दोगे वो अलग चीज़ नहीं हो जाती। कॉस्ट फंक्शन मतलब कॉस्ट की जो डेफिनेशन है उसको एक फंक्शनल एक्सप्रेशन में हमें लिखना होता है बस, एक कोई अलग चीज़ नहीं होती, ठीक है। कॉस्ट फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। क्यों मतलब आउटपुट, ठीक है, कि कितना आउटपुट निकला है, इंटरेस्ट कितना है, प्रॉफिट कितना है, ये सब कितना, ठीक है। आउटपुट हमारा कितना है मतलब रियल प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्शन कितना हुआ है, आउटपुट प्रोडक्शन कितना हुआ है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड आउटपुट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो हमने कंज्यूमर्स उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में ही पढ़ लिया था। आप जाके देख सकते हैं कि पूरा कंसेप्ट है, बड़ा अच्छे से समझा रखा है एक लैंड में कि वो कैसे डिवाइड होती है। यहाँ राइस है, यहाँ वीट है। यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी है वो, जो पहली शॉर्ट्स डली हुई है चैनल पे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की ही है, 2.5 मिनट की है अप्रॉक्स। तो आप वहाँ फटाफट जाके उसको जल्दी से देख लो, नहीं तो उस वीडियो पे क्लिक करके इंट्रोडक्शन पार्ट 2, उसमें भी आप पूरे इस कंसेप्ट को अच्छे से जान सकते हो। अभी के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द कॉस्ट फॉर नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, कि अगर हमें फ़ायदा कहीं ना कहीं वीट से मिल रहा है तो हम राइस की जगह भी वीट उगाना प्रेफर करेंगे, ठीक है। ये पूरा चीज़ उस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन है, बार बार नहीं तो टाइम वेस्ट लगता है, ठीक है भाई। अब कॉस्ट्स क्या होती हैं, ठीक है, कॉस्ट हमने पता कर ली क्या होती है, कॉस्ट फंक्शन पता कर लिया कि क्या होता है। अब कितने टाइप्स की कॉस्ट होती हैं, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्या होती है, ये लगनी ही लगनी है, कांस्टेंट रहेगी है पूरा, चाहे तुम प्रोड्यूस करो, वेदर देयर इज प्रोडक्शन और नो प्रोडक्शन। ये कॉस्ट ऐसी है जो रहेगी ही रहेगी, फिक्स्ड है, कांस्टेंट रहेगी पूरा प्रोडक्शन साइकिल के दौरान, प्रोडक्शन साइकिल के टाइम, ठीक है। फिक्स कॉस्ट वो है जब प्रोडक्शन साइकिल में हमारी पूरा कांस्टेंट रहती है, चाहे 1 साल तक कंपनी बंद रहे, 1 साल तक हमारा बिल्डिंग बंद रहे, काम बंद रहे, फिक्स कॉस्ट ऐसी है जो लगनी ही लगनी है अगर आपका बिजनेस एक जगह पर है तो, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट वहीं उसका उल्टा, वेरिएबल कॉस्ट होती है डे टू डे वाली, ठीक है। दैट कीप्स ऑन, दैट इज नॉट कांस्टेंट एंड दैट इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ प्रोडक्शन, की भाई प्रोडक्शन जितना करेंगे उसके हिसाब से कॉस्ट कम होगी या बढ़ेगी, ठीक है। ये कांस्टेंट नहीं रहती है। वेरिएबल मतलब चेंज एंड फिक्स मतलब कांस्टेंट। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा और इसको थिक कर लेता हूँ हल्का सा, ठीक है। बाकी आप सुनते रहो, मेन काम आपका सुनना है, ठीक है। अब पढ़ते हैं फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट में सबसे पहला आता है हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जिसको हम फिक्स्ड कॉस्ट भी बोलते हैं, पर जनरली आप जो याद रखेंगे वो टीएफसी रखेंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। दिस इज मेन। फिक्स्ड कॉस्ट एक ऑल्टरनेटिव नाम है पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज मोर प्रेफरेबल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू। फिक्स्ड कॉस्ट रेफर टू दोज कॉस्ट विच डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। अभी मैंने वही कहा, लेवल ऑफ आउटपुट कितना भी हो भाई फिक्स कॉस्ट जाएगी जाएगी। जैसे रेंट ऑफ प्रमाइसेस, 3 साल लीज पे आपने कोई बिल्डिंग ले रखी है हैं, और इस पर आपने प्रोडक्शन 1 साल ही करा, 2 साल बंद रखा, पर क्या 3 साल के पैसे तो देने पड़ेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, चाहे वो लोन काम आया नहीं आया, इंटरेस्ट तो लोन पे जाएगा। सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, ठीक है, बेशक आपके कंपनी का दिवाला निकल गया हो, कुछ भी हो, जो परमानेंट स्टाफ है, जैसे कोई पीएसयू होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे एसबीआई बैंक है या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रेलवे है, कुछ भी है, चाहे कितना भी लॉस हो रेलवे को, कितनी भी एक्सीडेंट्स हो, कुछ भी हो, उनको सैलरी पूरी मिलेगी, वो फिक्स्ड है, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम का इंश्योरेंस लेते भाई, तुम्हें चोट लगे ना लगे, कहीं किसी बिल्डिंग में आग लगे ना लगे, आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। वो अलग है कि कुछ हो जाता है तो वो प्रीमियम वो मिलता है आपको क्लेम, पर अगर नहीं मिल रहा तो जानबूझ के तो आप आग नहीं लगाओगे, खुद की मृत्यु नहीं करोगे कि इंश्योरेंस क्लेम तो मिले, अगर हम इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं तो, है ना।
ऐसा पागल तो कोई नहीं होगा। ठीक है, फिक्स कॉस्ट रिमेन द सेम वेदर आउटपुट इज लार्ज, स्मॉल और इवन ज़ीरो। चाहे आप प्रोडक्शन इस लेवल का कर लो, इस लेवल का कर लो, इस लेवल का कर लो, या फिर कुछ भी मत करो, इट विल रिमेन, फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है ना भाई। अब इसको हम क्या करते हैं, डायग्रामेटिकली यहीं बना लेते हैं। ठीक है, इसको हम ज़रा थोड़ा सा मिटा देते हैं। बहुत ही या देखो, मैं ना ज़्यादा उस पर वो नहीं करूँगा, लेबलिंग वगैरह, क्योंकि ये सब आप लोगों को पता है। कुछ ज़रूरी होगा, जैसे मैंने बताया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पार्ट 1 में, जब टू गुड्स का केस था, मैंने प्रॉपर नंबरिंग ऑलमोस्ट करी थी, क्योंकि वो पॉइंट ही ऐसा था, इंटरसेक्शन मुझे दिखाना था। ठीक है, अब ये कंसेप्ट है, इसके लिए हम ना ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है इसमें। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस पे हम क्या लिखेंगे इस बार, टी एफ सी, और नीचे क्या लिखेंगे, आउटपुट। अब सही दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना। हाँ, अब सही दिख रहा है। तो भाई इसका कर्व जो होगा टी एफ सी का, पहले मैं आपको वो थोड़ा सा इसको और हल्का सा कम करेंगे। साथ में हम क्या बनाते हैं हमेशा, स्केड्यूल। ये लिखा हमने आउटपुट, अगली बार ओ लिखूंगा, बस ध्यान रखना इसी स्लाइड से। अगर आप आगे स्किप करके देखते हो तो आपको ये पता नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे टी एफ सी, रुपीज़ में होता है। ठीक है, ये भी नहीं लिखूंगा रुपीज़ में अगले इसमें। हाँ सर, कुछ मत लिखो, अरे भाई इतना तो समझ जाओ यार। ठीक है, इसमें हमारा क्या सबसे पहला, याद है हम हमेशा फर्स्ट से शुरू करते थे, हम ज़ीरो लिखते ही नहीं थे। क्यों, कभी कुछ चेंज की बात होती थी डिमांड उसमें, क्या बोलते हैं, हमारे कॉम्बिनेशंस चुनने में या किसी भी, ठीक है, कि इतना यूनिट है, इतना सीरियल नंबर है, ये है वो है, पर इसमें हम आउटपुट से ज़ीरो से ही स्टार्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया, जब टी एफ सी ज़ीरो पे भी उतनी ही रहेगी जितनी वो 100वें प्रोडक्शन पे रहेगी, 100वें आउटपुट पे रहेगी। ठीक है, तो हम इसको लेट कर रहे हैं 12, वी आर लेटिंग इट। ठीक है, चाहे आउटपुट एक हो तब भी ये 12 रहेगी, 2 रखो तब भी 12 रहेगी, 3 रखो तब भी 12 रहेगी, 4 रखो जब भी 12 रहेगी, 5 रखो जब भी 12 रहेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कर्व, टी एफ सी विल लुक लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्योंकि टीएफसी क्या है, टीएफसी विल रिमेन सेम इवन इफ द प्रोडक्शन इज मोर, फ्यू और नथिंग। ओके, नेक्स्ट चले, समझ में आ गया। चलो, अब टोटल फिक्स कॉस्ट पड़ी, या वेरिएबल कॉस्ट जो बताया था मैंने, क्या चेंज होती है अकॉर्डिंग टू आउटपुट या लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट इसमें क्या है हमारा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीवीसी, ये आपको मेन याद रखना है, वो नाम तो है ही वेरिएबल कॉस्ट इसका। वेरिएबल कॉस्ट रेफर टू दोज कॉस्ट विच वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। लेवल ऑफ आउटपुट पे डिपेंड करता है, जैसे पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, भाई रॉ मटेरियल जितना लगेगा उतना उस हिसाब से प्रोडक्शन होगा, कम है तो कम होगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा। पावर फ्यूल, उतनी पावर फ्यूल खर्च होगी जितना कंपनी में काम होगा, बिल्डिंग में प्लांट उसमें मशीनरी से काम होगा। वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर, कैजुअल लेबर मतलब जो दिहाड़ी होती है, डेली वेजेस पे कॉन्ट्रैक्ट पे उठाते हैं, उनका उतना ही तो काम होगा जितना हम करवाना चाहेंगे उनसे, कि भाई हमें 1 महीने का काम चाहिए तो 1 महीने के लिए हम हायर करेंगे उसको। ठीक है, तो हमारा ऐसा नहीं कि उनको सालों सालों हमें पेंशन देनी है या कुछ देना है, हमने जितने टर्म के लिए उनको हायर किया तो हम उतने टर्म का ही पैसा देंगे उनको, है ना। तो सच कॉस्ट आर इनकर्ड टिल देयर इज प्रोडक्शन एंड बिकम जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, सिंपल इज दैट। ठीक है, पहले हम क्या बनाएंगे, वही टेबल बनाएंगे, टेबल में वही आउटपुट लिखेंगे इधर। अब भाई इससे मैंने समझा दिया कि मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, पीछे होके देख लो चुपचाप, है ना। और यहाँ क्या लिखना है, टीवीसी, टीवीसी की कौन सी यूनिट में, वो भी मैंने पीछे, तो फटाफट पीछे आ जाओ दोबारा। ठीक है, इसको हम ज़ीरो से अगर स्टार्ट करते हैं, तो अभी क्या बताया कि अगर लेवल ऑफ आउटपुट ज़ीरो है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो ही रहेगी। ठीक है भाई, ये 1 2 3 4 एंड 5, देखो इसकी वैल्यूज़ मैं बुक से ही ले रहा हूँ ताकि आपको रेफ़र करने में आसानी हो, और नोट्स में भी यही है, तो एक बार देख लूँगा कि वैल्यूज़ क्या क्या हैं। ठीक है,
6, 10, 15, 24, 35। क्योंकि ये बाद में पता लगेगा जब हम डिवाइड करेंगे ना, ABC करेंगे, जब पता लगेगा हमने ये क्यों ली। 6, 10, 15, 24 एंड 35। बाकी काम मेरे को आता ही है। ठीक है, तो ये ग्राफ यहाँ पर हम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, TVC, यहाँ पे वही आउटपुट। ये मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप कुछ और मान लोगे इसको, इसलिए मैं आउटपुट तो लिख ही देता हूँ यहाँ पर। तो अब हमारा कर्व किस तरह जाएगा, एक तरह से देखा जाए तो ध्यान से देखना भाई, 0 पे 0। ठीक है, अगर 1 हो गया यहाँ पर आउटपुट, तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 6। ठीक है, 2 पे कितना है, 1 पे 6 है, 2 पे कितना आ रहा है, ये अप्रॉक्स 10 आ रहा है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा अप्रॉक्स। 3 पे कितना आ रहा है, 15 है ना, 3 पे अप्रॉक्स कितना आ रहा है, 15। 4 पे कितना आ रहा है अप्रॉक्स, 24। 5 पे कितना आ रहा है अप्रॉक्स, 35। ठीक है, तो ये क्या होता है, 0 से ऐसे स्टार्ट करें तो ये कुछ इस तरह जाता है, ऐसे आप नोट्स में, बुक में देखेंगे, इसकी लाइन कुछ इस तरह जाती है। ठीक है, ये हमारा TVC कर्व है। इसकी शेप क्या होती है, इनवर्स S, ये इसकी शेप रहती है। अगर आपको MCQ में पूछा जाए कि कौन सा कर्व कौन सी शेप का होता है, तो याद रखना TFC क्या होता है, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, और TVC क्या होती है, इनवर्स S शेप्ड, क्योंकि TVC क्या है, इंक्रीज करती है पहले डिक्रीजिंग रेट पे, फिर TVC क्या करती है, इंक्रीज करती है इंक्रीजिंग रेट पे। ठीक है, ये आपको रीजन देखना है वाई TVC इज इनवर्सली एस शेप्ड। ओके, समझ में आ गया। अब भाई इन दोनों को कंबाइन कर दो तो क्या बन जाएगी हमारी, टोटल कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फर्म ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, TC इक्वल्स टू TFC प्लस TVC। सिंस TFC, ये क्या इंपॉर्टेंट लिख रखा है कुछ, TFC रिमेन सेम एंड ऑड लेवल्स। ठीक है, तो क्या चेंज जो TC में आता है, चेंज इन TC किसकी वजह से आता है, एंटायरली फुल्ली TVC की वजह से, क्योंकि TFC क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है हमारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि TC में चेंज किसकी वजह से आएगा, सिर्फ और सिर्फ TVC की वजह से आएगा। क्यों, क्योंकि TFC क्या है, कांस्टेंट रहता है, वो भाई बदलता नहीं है, TVC बदलता रहता है, तो उसके हिसाब से पूरा गेम चेंज होता रहेगा। ये बड़े ही सुंदर एग्जाम्पल मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। ठीक है, पहले हम फटाफट बनाएंगे एक टेबल आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम TFC, यहाँ पे लिखेंगे हम TVC, और यहाँ लिखेंगे हम TC। ठीक है, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, TFC हमारा कितना था, 12, 12, 12, 12, 12, 12, और ये हमने क्या लिया था, 0 पे 0 था, ये 6, 10, 15, 24, और एंड में क्या था, 35। अब हम TC किससे लिखेंगे, ग्रीन पेन से लिख देंगे। इन दोनों को प्लस करो, कितना हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 22 हो गया, 27 हो गया, 36 हो गया, और 47 हो गया। अब इसको हम फटाफट ग्राफ में डिपिक्ट कर देते हैं कि भाई इससे आपको शेप्स क्लियर हो जाएंगी, है ना। यहाँ पर हमारा आउटपुट, ऊपर हमारा तीनों चीज़ आएंगी इस बार, TFC स्लैश TVC स्लैश TC, तीनों चीज़ें हमारी वाई एक्सिस पे डिपिक्ट होंगी, और नीचे क्या रहेगा, हमारा आउटपुट। ठीक है भाई, पहले मैं बनाता हूँ TFC हमारी क्या थी, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, TFC। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ फिर कौन सा, TVC कर्व। TVC अभी मैंने बताया कैसा था हमारा, TVC 0 से तो स्टार्ट होता नहीं, तो यहाँ से मान लो ये फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, तो यहीं से हमारा स्टार्ट होगा
फर्स्ट यूनिट यहाँ से, ए इधर से, ठीक है, इनवर्स एस, ये क्या हमारा है टीवीसी। बुक में शायद ये यहाँ से कर लें, ठीक है, पर दिस इज़ नॉट पॉसिबल भाई, ज़ीरो से थोड़ी स्टार्ट होता है टीवीसी, टीवीसी तो फर्स्ट से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। तो इसलिए मैं सही ही करूँगा इसमें। अब बाकी आपकी इच्छा है, बुक में मेरे ख्याल से यहाँ से दिया हुआ है, और मेरे नोट्स में भी मैंने यहीं से, क्योंकि वो बुक से ही लिखे हैं मैंने। जो अब जो टीएफसी, अब जो टीसी होगा वो क्या होगा, टीएफसी प्लस टीवीसी। तो उसका जो कर्व है आप इधर से भी देख सकते हो, अगर 0 पे 12 है, 0 पे 12 है, ठीक है, तो ये कहाँ से शुरू होगा, टीएफसी हमारा यहाँ से अप्रोक्स, ये हमारा टीसी, ठीक है भाई। क्या आपको समझ में आ गई है बात। एक्चुअल डायग्राम जो है वो यही है, देख सकते हैं। अगर बुक में भी कुछ और दिया हुआ है तो आप यहाँ से बिल्कुल वेरीफाई कर सकते हैं। टीएफसी हमने चलो 0 से स्टार्ट कर दिया है, इधर से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। टीवीसी हमारा 0 से स्टार्ट हो नहीं सकता, ठीक है, तो इसलिए हमने टीवीसी को यहाँ से स्टार्ट किया है। और टीसी ज़रूर होगा क्योंकि इसमें टीएफसी भी इंक्लूडेड है, तो इसलिए हमने टीवीसी टीसी का है यहाँ से शुरू किया है। तो ये जो डायग्राम है ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप चिंता तो बिल्कुल मत करो, ठीक है। अब भाई इसके गैप, इसका ये देख रहे हो आप, ये गैप है, वर्टिकल डिस्टेंस जो है, ये इस गैप को एक तरह से हम टीएफसी बोलते हैं, ठीक है भाई, समझ में आ गया आपको। ये क्योंकि ये जो है वो क्या रहेगा हमेशा इक्वल, बिकॉज टीएफसी इज ऑलवेज कांस्टेंट। समझे ये क्यों सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि टीएफसी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, इसलिए इनका गैप जो है इक्वल रहेगा और पैरेलल रहेगा। और इसका एक और रीज़न है जो कि है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये मैं आपको प्रोडक्शन में अच्छी तरह बता सकता हूँ। एलवीपी क्या होता है, एलवीपी क्या होता है भाई, अगर हम एक यूनिट को, एक इनपुट को काम पे लगाते हैं बस, और जो अदर होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं इनपुट्स, कि मान लो लैंड को लगा दिया, लेबर को ही लगा दिया, या फिर कैपिटल ही लगा दिया, फिर एंटरप्रेन्योर में ही सारा सब कुछ लगा दिया, तो क्या है प्रोडक्शन क्या होगा, पहले इंक्रीज होगा, फिर क्या होगा, ठीक है, ये फिर कांस्टेंट भी होगा एक टाइम पर, और फिर वो क्या कर जाएगा डिक्रीज, ठीक है। दिस इज कॉल्ड योर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो ये उसी के कारण ऐसा होता है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट पे आ गए, टोटल कॉस्ट हमारी पूरी हो गई, टीएफसी भी हो गया, टीवीसी भी हो गया, टीसी भी हो गया। अब हम कहाँ पर आ रहे हैं, एवरेज कॉस्ट पे। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, पहला जो कंपोनेंट है वो पढ़ेंगे हम, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रेफर्स टू द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब भाई अभी हमने टीएफसी पता है कैसे निकाला, उसको क्या है क्यू, मतलब आउटपुट से डिवाइड कर दो, कितने नंबर ऑफ आउटपुट हुए। टीएफसी मान लो 12 था, 12 को किससे, मान लो 2 लेवल ऑफ आउटपुट है, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 6 आ गया। दिस इज योर एएफसी पर यूनिट। जहाँ भी एएफसी एवरेज का कॉन्सेप्ट आया वो आपका क्या हो गया, पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट, क्योंकि हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो इसलिए पर यूनिट, ठीक है। अब एवरेज प्रोडक्शन होता है तो पर यूनिट प्रोडक्शन, ठीक है। तो जहाँ भी कुछ आ गया एवरेज तो वहाँ पर यूनिट अपने आप ही जुड़ जाता है, ठीक है। इसका बढ़िया सा डायग्राम बना देते हैं तो आपको सब समझ में एकदम क्लियरली आ जाएगा, ठीक है। आउटपुट बना देते हैं, और एएफसी को करने, कैलकुलेट करने के लिए टीएफसी होना ज़रूरी है। यहाँ पे हम एएफसी लिख देंगे, ठीक है। लेवल ऑफ आउटपुट हमारा 0 से बिल्कुल स्टार्ट होगा, 2 3 4 5, यहाँ 12 12 12 12 12 12, ठीक है। अब डिवाइड करो, कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर 0 से डिवाइड होता है तो वो क्या होता है, हाँ भाई मैथ्स तो पढ़ी होगी थोड़ी बहुत। अगर हम किसी भी पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करते हैं 0 से, आंसर हमेशा क्या आता है, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। इसको हम नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं, ठीक है। ND NA नॉट एप्लीकेबल कुछ भी लिख दो, आंसर ये है, ठीक है। 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12, 12 को 2 से 6, 12 को 3 से 4, 12 को 4 से 3, 12 को 5 से
2.4, ठीक है। तो हमारा कर्व जो होगा वो कुछ, यहां पे हम क्या लिखेंगे, AFC, नीचे क्या लिखेंगे, आउटपुट। हमारा कर्व किस तरह बनेगा, AFC का कुछ इस शेप में बनेगा, कन्वेक्स, ठीक है। दिस विल बी अवर AFC। अब मैं बताता हूं क्यों, आप कैलकुलेट करके देख लेना भाई साहब, यही कर्व निकलेगा, और नोट्स में भी यही है, बुक्स में भी यही है, ठीक है। अब मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि ये कर्व ऐसे क्यों हुआ, और इस कर्व का नाम, शेप पूछी जाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से क्वेश्चन, आप कंफ्यूज जिसमें हो सकते हो, ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। इसका मतलब होता है आप इसमें से कोई भी पॉइंट उठा लोगे, कोई भी, एनी पॉइंट, यहां से आता, आईसी नहीं है ये, कभी आप आईसी समझ लो इसको कोई भी आप पॉइंट उठा लोगे, उसके अंडर का एरिया, जैसे इसका एरिया ये है, और मान लो आपने पॉइंट उठा लिया अब ये वाला, तो भाई साहब ये दोनों सेम होंगे, ये वाला और ये वाला रेक्टेंगल, ठीक है। AFC की ये खास बात होती है, ठीक है। और ये ऐसा क्यों होता है, अगर आपसे पूछ लेंगे कि वाई AFC इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बिकॉज TFC इज ऑलवेज सेम। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि TFC क्या रहता है हमारा, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। पर ये जो है AFC कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि TFC कभी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। और AFC वाई एक्सिस को कभी टच क्यों नहीं करेगा, इसका रीजन छुपा है ये, कि अगर कोई भी, क्योंकि TFC तो रहेगा ही, तो AFC की हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू रहती है, और किसी भी पॉजिटिव वैल्यू को जीरो से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा इन्फिनिटी ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए कभी ना वाई एक्सिस को टच करेगा, ना आपको कभी एक्स एक्सिस को टच करेगा। समझ में आ गया। अब वेरिएबल कॉस्ट जो चेंज होती रहती है, और सिंपल हम अगर डायग्राम में पुट कर दें तो क्या, ABC इक्वल्स टू पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, TVC अपॉन Q, जो कि मैंने ऊपर लिख रखा है। अब हम इसको फटाफट डायग्राम में बना लेंगे, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम हमें आती नहीं है। अरे मैंने पेज ही नहीं छोड़ा, ठीक है। एक काम करेंगे, इसको दिमाग में रखना, इसका जो कर्व है, चलो यार बना ही लेते हैं ना, ज़्यादा फिर मैं इस फॉर्मूले को मिटा रहा हूँ आपके, क्योंकि फिर ये लिखा ही हुआ है ऊपर, तो आपको समझाना है, इसलिए मैं डायग्राम यहीं बना देता हूँ। वही नए टीचर हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, है ना। यहाँ पे लिखेंगे हम आउटपुट, यहाँ पे लिखेंगे TVC, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ABC। आउटपुट ज़ीरो से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे तो ज़ीरो आएगा, ये भी ज़ीरो आएगा, ठीक है। यहाँ 1, ये 2 लिख देंगे, ये 3 लिख देंगे, ये 4 लिख देंगे, ये 5 लिख देंगे। ये क्या था हमारा, 6, 10, 15, 24, 35। ABC क्या आ जाएगा, अब ये देख लो, 6, 5, 3, 6, 7। अब समझे, ताकि हमने ऐसी रैंडम वैल्यूज़, ये बुक वालों ने भी क्यों लिया, हमने भी क्यों लिया, क्यों, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में आसानी होती है, ठीक है। यहाँ कुछ भी होता है, 10, 14 होता है, 14/3 करते तो 4.66, फिर ये पॉइंट में, ठीक है। तो उससे क्या है, ग्राफ में गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए ऐसी वैल्यूज़ ली जाती हैं। नॉर्मल बनाऊंगा मैं ग्राफ, यहाँ पे लिखेंगे हम ABC, यहाँ पे लिखेंगे हम आउटपुट। आपका भाई मैं ग्राफ पहले बता देता हूँ कैसा दिखने वाला है, ये दिखेगा कुछ यू शेप्ड, ठीक है। ABC विल बी अ यू शेप्ड कर्व, क्यों, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले क्या होती है, इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट पे, इसलिए ABC हमारा नीचे को अप्रोच करता है, फिर ये एक मैक्सिमम पॉइंट पहुंचता है, फिर ये दोबारा इंक्रीज करता है। क्यों क्यों इंक्रीज करता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट फिर हमारी इंक्रीज कर जाती है इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है।
ये इसलिए हमारी एबीसी भी ऊपर उठ जाती है। क्यों? ये देखो, आप इधर ही डिफरेंस देख सकते हो, 6 से प्लस हुआ, फिर ये 4 से हुआ, फिर क्या हो गया, 5 से हो गया, फिर ये क्या हो गया, 9 से हो गया, फिर ये क्या हो गया, 11 से प्लस हो गया। तो यहाँ जो चेंज आया है कि पहले 6 to 4 गया, फिर 5, फिर 9, फिर 11 क्या हो गया, फिर ये भी किसकी वजह से है, एल वी पी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और इसकी जो शेप है एवीसी की वो है यू शेप्ड कर्व। भाई सबकी शेप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। अब फाइनल आ जाते हैं हम एसी पे, ठीक है। एसी क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। इसका हम भाई सीधा सीधा एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो बना लेते हैं। पूरा आपको क्या हो जाएगा, अब देखना पूरा रिवाइज हो जाएगी, पूरा कॉस्ट पार्ट 1। अब ध्यान से देखना इस, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, आउटपुट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे हम, टीएफसी लिखेंगे, फिर क्या हम टीवीसी लिखेंगे, फिर क्या हम एएफसी लिखते हैं, फिर क्या हम एवीसी भी लिख देंगे, या हम टीसी भी लिख देंगे, या हम एसी भी लिख देंगे। यस सर। भाई ये टेबल आती है एमसीक्यूज में, ठीक है। आउटपुट हम यहाँ 0 से, क्योंकि टीएफसी भी एफसी भी है, ठीक है। वैल्यूज हमें सारी याद ही हैं। जो टोटल वाले हैं उनको मैं पिंक से लिखता हूँ, जैसे नहीं, जैसे टीएफसी, टीसी एंड टीवीसी, इनको मैं पिंक से लिखता हूँ, ठीक है। तो 12 12 12 12 12 12। टीवीसी हमारा क्या था, 0 6 10 15 24 35, ठीक है। तो टीसी हमारा कितना हो गया टोटल, 12 18 22 27 36 एंड 47। अब इसको हम किससे लिखेंगे, मैं एक सेकंड में आया। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, फटाफट आ गया मैं, देखा, एक सेकंड में ही लगाया। टीएफसी को हम लिखेंगे ऑरेंज वाले से। एएफसी कितना हो गया, टीएफसी अपॉन यूनिट, तो ये क्या होता है, नॉट एप्लीकेबल। 12 6 4 3 2.66 था ना, 2.4। एवीसी कितना हो गया हमारा, एवीसी क्या होता है, टीवीसी अपॉन आउटपुट, तो 0/0 है, कुछ नहीं। 6/1 that is 6, 10/2 is 5, 15/3 is 5, ठीक है। 24/4 is 6, 25/5 is 7। तो एसी हमारा कितना टोटल हो गया, 18। यहाँ कुछ नहीं हुआ एसी में, ठीक है। और ये कितना हो गया, 11, ये क्या हो गया, 9, ये भी 9। देखा, एसी का हमारा यहाँ पे कांस्टेंट हो रहा है। और ये कितना हो गया हमारा, 9.4। अब इंक्रीज कर गया, यहाँ पे क्या है, डिक्रीज करता आ रहा था। अब ये हम चुपचाप एक ग्राफ में बना लेंगे। यहाँ पे हम सारे कर्व, ऑल कर्व्स लिख देता हूँ मैं, जो भी सारे ये वाले कर्व्स हैं ये सब डिपिक्ट करूँगा मैं इधर। पहले मेन जो है मैं एवीसी करने वाला हूँ, पहले मैं एवीसी पहले पूरा करूँगा, एवीसी मैं ऑरेंज वाले से करूँगा, ठीक है। मैंने क्या बताया था, एएफसी क्या था हमारा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहेगा, ठीक है। और जो हमारा पहली स्लाइड में हमने क्या करा था, यू शेप्ड कर्व रहेगा ना,
देखा, यहाँ पर मैं कुछ कह ही रहा था कि शायद मेरे से कोई गलती हुई है। यहाँ पर 5 लिखना था, 3 नहीं था ये। अब मैं इस कर्व को, ये क्या है, यू शेप्ड है, तो ये ऐसे कुछ रहेगा, ए बी सी। देखो ए बी सी और ए कहाँ पर कॉमन है, कहीं तो कट होंगे, ठीक है, किसी भी लेवल उस पे ये पक्का कट ज़रूर होते हैं, ठीक है। और जो हमारा ए सी होता है वो क्या होता है, इनसे ऊपर, और वो भी क्या होता है, हमारा यू शेप्ड कर्व होता है, ठीक है। क्यों, एक तो ए बी सी से इफेक्ट हो रहा है, दोनों से ही इफेक्ट हो रहा है, तो दोनों के वो क्या रहेगा, ऊपर ही रहेगा, ठीक है। और इन दोनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो कोई सिंगल लाइन या फिर ऐसा कुछ कोई पैटर्न नहीं है, ये सिर्फ यू शेप्ड कर्व है ए सी, ठीक है। और इसका सारा जो इफेक्ट होता है वो एल वी पी से आता है। और अगर मैं अब आपको यहाँ पर टोटल वाली जो फैमिली है पूरी, टी एफ सी, टी वी सी और टी सी का ग्राफ बना के दिखाऊं, तो वो किस तरह बनेगा। अगर मैं वही बनाऊं, जैसे टी एफ सी हमारा क्या था, वो तो मैंने बना के दिखाई दिया था। वैसे टी एफ सी हमारा स्ट्रेट लाइन थी, टी वी सी हमारा कहाँ से स्टार्ट था, ये हमारा टी वी सी था, और टी सी हमारा कहाँ से स्टार्ट था, यहाँ से स्टार्ट था। समझ में आ गया आपको? बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो आ गया भाई। यहाँ होता है हमारा कॉस्ट का पार्ट 1 ख़त्म। अब हम शुरू करेंगे अगली क्लास में मार्जिनल कॉस्ट वाले कंसेप्ट से, ठीक है। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, नीचे नोट्स हैं हैंड रिटन, उसको रेफ़र कर लेना भाई, बुक को भी ज़रूर करना अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो, ठीक है। धीरे धीरे हम सही स्पीड पे चल रहे हैं अब वीडियोस अपलोड होने लग गई हैं ज़्यादा, ठीक है। अभी तक थोड़ा टाइम नहीं था मेरे को, पर अब बिल्कुल रेगुलर चलेगी एकदम, ठीक है। तो थैंक यू सो मच टिके रहने के लिए, जब तक आप अपना ख्याल रखिए, बाय।